Hello everyone, I welcome you all once again in the next class, second class of force and laws of motion। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को काफ़ी अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप पिछला जो लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सटेंड करें, आगे का टॉपिक हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं, दैट इज व्हाट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज देयर इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं इफेक्ट की बात करूं, फोर्स के इफेक्ट को हम लोग डिस्कस करें, ऑब्वियसली इफेक्ट कब आएगा? व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, एंड फोर्स में भी और पुश और पुल। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोगों ने जो पहले डिस्कस कर रखा है वो सारी चीज यहाँ पे यूज आएंगी। तो अगर मैं फोर्स यहाँ पे कहीं पे भी बोल रहा हूं तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट में बी पुश और पुल। ठीक है, समझ में आ गया? तो इफेक्ट उस जो वो पुश और पुल है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर कहीं पे अगर आप देखें कि यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है, अगर कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट पे, लाइक यहाँ पे बाइसिकल है, यहाँ पे हम लोग पैडलिंग कर रहे हैं। पैडलिंग मींस व्हाट? वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, काइंड ऑफ मस्कुलर फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बाइसिकल। पैडलिंग में क्या है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो फोर्स अप्लाई करने का मतलब ही क्या है? और पुल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पुशिंग और पुलिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं। पैडलिंग में क्या करते हैं? हम लोग पुश करते हैं। जैसे हम लोग पुश करेंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? मूव करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कहीं पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस आपको ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर फोर्स है, अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन मूव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया? जैसा कि ये जो केस है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? फोर्स अप्लाई करके बाइसिकल पे पैडलिंग करके हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको मूव करा दे रहे हैं। इनिशियली क्या था? वो स्टेशनरी था, हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, वो मूव कर गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो ट्रॉली है, यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो छोटा बच्चा है यहाँ पे क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेगा क्या होगा? ये ट्रॉली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आपने बचपन में काफी किया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, एक पैर से हम लोग क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोल कर जाता है। हम लोग अर्थ को क्या करते हैं? अर्थ पे पुश करते हैं, हमें क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग मूव कर लेते हैं। तो ये आप लोग सभी लोग, आई होप आपने ये यूज किया होगा। ये छोटे बच्चे इसको काफी एंजॉय करते हैं वाले पार्ट को। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे फुटबॉल्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फुटबॉल की जो डायरेक्शन है, जो फुटबॉल है स्टेशनरी कंडीशन में है, वो क्या हो जा रहा है? मोशन में आ जा रहा है। तो इनिशियली क्या था? वो रेस्ट में है। अगर हम लोग उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है? फोर्स अप्लाई करते ही क्या हो जा रहा है? वो मूव कर जा रहा है। तो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, और आप इसको और इलैबोरेट करके एक्सटेंड करके बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि वी कैन फोर्स कैन मूव अ with the application of force we can move a stationary object. With the application of force we can
मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दोनों चीजें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करना चाहें, यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करने चाहें कि अगर कोई बॉल आ रहा है, ठीक है, आपने क्रिकेट में देखा होगा बॉल्स क्या है, जो कई बार बॉलर बॉल को फेंकता है, इन दैट केस क्या होगा, बैट्समैन मिस कर देता है तो जो विकेट कीपर है उस बॉल को कैच करता है। अगर बैट्समैन ने उसको हिट किया, इन दैट केस जो फील्डर्स होते हैं उस बॉल को कैच करते हैं, उस बॉल को रोकते हैं। दैट मीन्स इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो जो बॉल है वो क्या है, मूविंग कंडीशन में मूव कर रहा है। तो अगर स्किप हो गया बैट्समैन से, इन दैट केस जो आपका विकेट कीपर है वो क्या करेगा, बॉल को स्टॉप करेगा, है कि नहीं, बॉल को स्टॉप करेगा। इसका मतलब क्या है, वो फोर्स अप्लाई करके बॉल को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है और वहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वी कैन स्टॉप दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। दैट पर्टिकुलर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉल है, बॉल इनिशियली मूव कर रहा था, तो यहाँ पे विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, अगर आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट केस है जो यहाँ पे जो आपका स्टोन है वो क्या है, रोल कर रहा है। तो अगर स्टोन आपका रोल कर रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे स्टोन आपका रोल कर रहा है और एक स्लाइड एक स्लोप पे है, यहाँ पे रोल कर रहा है इस डायरेक्शन में, अगर ये रोल कर रहा है तो यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन से एक पर्सन है, अभी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो सकता है 10 kg का 12 kg का है, तो इजीली उसको क्या है, यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। बहुत हैवी होगा, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर स्टोन रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन आल्सो बी स्टॉप, बट दैट पर्टिकुलर स्टोन रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। बट अगर ये कोई ह्यूमन अगर इसको रोक रहा है, मशीन नहीं है, इन दैट केस वो बहुत बड़ा स्टोन नहीं होगा, ठीक है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वी कैन स्टॉप दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये सारी चीजें आप क्रिकेट में एक मैंने एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एक ये बहुत सारे गेम्स में होता है, ठीक है, तो ये मैंने स्पेशल केस नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये मैंने एक केस लिया है जहां से आप इस जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाए। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर हमें स्टॉप करना है तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। दैट मीन्स अनदर वे विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला है कैन स्टॉप, डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, बट यहाँ पे जो भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं इस केस में ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और यहाँ पे जो फील्डर है उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। पहले बॉल आपका क्या है, मूव कर रहा था और यहाँ पे क्या कर दिया, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉल क्या हो गई, स्टेशनरी कंडीशन में आ गई। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करके जो व्हीकल है, जो टू व्हीलर है, इसको हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। दैट मीन्स इनिशियली क्या था, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बट जैसे हमने ब्रेक अप्लाई किया क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया। ये बहुत फनी सा एग्जांपल है। अगर आप देखेंगे स्टोन हैवी स्टोन है, इसको इसने क्या कर दिया, विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वो स्टोन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि जैसे ही देखते हैं लोग इसको फायर करने लगते हैं इसको। अब क्या है, जैसे इसको रिलीज करेगा यहाँ पे लोड को, जैसे ही लोड को यहाँ पे रिलीज करेगा ये, हाँ, जैसे ही इसको अब रिलीज करेगा, फोर्स को रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा से वो रोल करने लगेगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका जो जैसे ही वो छोड़ देगा उसको, दोबारा से स्टोन क्या होगा, रोल करने लगेगा और वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्लोप पे था और वो जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल था उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, और जैसे ही वो लोड रिलीज हुआ वहां से हटा, दोबारा से वो क्या आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, तो उतने बड़े स्टोन को रोकने के लिए स्टोन मैन ही वहां पे वो वैसा काम कर सकता है, हाइपोथेटिकल चीजें जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। बट उतने बड़े स्टोन को रोकने के लिए आज के टाइम पे क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रोक सकता। बट ये काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको ये चीजें समझ में आए, इसलिए मैं ऐसा थोड़ा सा हाइपोथेटिकल चीजों को यहाँ पे मैंने यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन स्टॉप दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं
अगर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, with the application of force we can stop a moving object, we can stop a moving object। इसको मैं लिखा भी हूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आएगी, इसको मैं पूरा डिटेल में लिखा भी हूं स्टेटमेंट के फॉर्म में, आप देख सकते हैं फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो दोनों चीजें, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा आप इलेबोरेट करना चाहो तो आप लिख सकते हो कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। पहला क्या था, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और सेकंड आपका क्या है, इफेक्ट क्या है फोर्स का, कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर रुका हुआ है तो उसको हम लोग मूव करा सकते हैं, अगर मूव कर रहा है तो हम लोग उसको स्टॉप कर सकते हैं, एंड दैट required a external force, that means with the application of force तब ये दोनों चीजें पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट केस अगर हम लोग देखें, that means अगर आप देखें इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपका बॉलर है उसने बॉल को बैट्समैन के साइड में फेंका और बैट्समैन ने क्या कर दिया, उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। एक डायरेक्शन से एक बॉल आ रहा था हाई वेलोसिटी से, और यहाँ पे बैट्समैन ने क्या कर दिया, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट केस क्या है, यहाँ पे भी अगर आप देखें कि जो शटल होता है, रैकेट जो ये गेम होता है, इसमें दोनों लोग क्या है, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। शटल उधर जा रहा है तो फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, और यहाँ पे आ रहा है इसकी डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है फोर्स अप्लाई करके। दैट मीन्स क्या है कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स we can change the direction of an object। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला वाला क्या था हमारा, दोबारा से मैं रिपीट करा दे रहा हूं आपको कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, we can change the position of an object, we can with the application of force, और with the application of force we can move a stationary object, and second one that is with the application of force we can stop a moving object। वहां पे भी हम लोग काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे, और यहाँ पे क्या है, with the application of force we can change the direction of an object। ठीक है, without force we cannot change the direction of an object। तो यहाँ पे क्या है, बॉल आ रहा था, बॉल को हमने हिट किया और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पे शटल है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे हम लोग इसको विजुअल्स के फॉर्म में देखें, वीडियोस के फॉर्म में देखें, तो आपने देखा होगा कि जो फुटबॉल गेम होता है, ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है आपको जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्रिकेट होता है, वहां पे भी होता है, हॉकी होता है, वहां भी होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, हर कोई सभी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने फुटबॉल के लिया है, एक प्लेयर ने हाई वेलोसिटी से फुटबॉल को किक किया, वो एक डायरेक्शन से आ रहा था, और दूसरा प्लेयर क्या है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा इजिली। ये जो वीडियो है इसके हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बॉल आया और ये देखिए आप, डायरेक्शन चेंज हो गया है कि नहीं। वहां से बॉल आया और इसने क्या कर दिया, एक दूसरे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, उसी ऑब्जेक्ट में वो मूव कर रहा था, उसी मोशन में ही क्या कर दिया, एक और फोर्स अप्लाई कर दिया, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, और हम लोग इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा कि मैं लिख रहा हूं। दोनों का मतलब सेम है, बट अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, with the application of force we can change the direction of moving object। we can change the direction of moving object। obviously दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सेम है, बट कोई सा भी आप लिख सकते हो, दोनों ट्रू है। दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है कि एक सही है एक गलत है, यहाँ पे दोनों क्या है, ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गया। दैट मीन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं
और देखते हैं कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो एक और चीज यहाँ पे पॉसिबल है। इनिशियली ये जो एथलीट्स था किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, है कि नहीं, इनिशियली जो वो रन करता है, ठीक है, तो किसी डायरेक्शन में रन कर रहा था, बट जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे वो जो एंड पॉइंट है पास आता है, तो क्या है, अपनी फुल पोटेंशियल, फुल एनर्जी लगाता है, ठीक है, और अपनी स्पीड को क्या करता है, चेंज करता है, इंक्रीज करता है। दैट मीन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये वाला जो केस है, यहाँ पे देखें पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, पैडलिंग फास्ट करेंगे, दैट मीन्स वी हैव अप्लाइड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। इन दैट केस द स्पीड ऑफ दैट साइकिल विल इंक्रीज, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमें क्या करना है, पैडलिंग स्लो कर दिया हमने, फोर्स हमने रिड्यूस कर दिया, इन दैट केस जो स्पीड हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर हमने पैडलिंग फास्ट कर दिया, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स क्या है कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द, with the application of force we can increase or decrease the velocity of an object। तो यहां पे हम लिख सकते हैं with the application of force we can increase or decrease the velocity of an object। So with the application of force we can increase or decrease the velocity of an object। तो ये जो सारे इफेक्ट हैं फोर्स के काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको काफी ऑब्वियस सी चीजें लग रही होंगी, बट ये सारा आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग बड़े कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें यूज आएंगी। तो ये बिल्डिंग काइंड ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक आपने देखा होगा कि कभी भी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन को अगर पूरी बिल्डिंग आपका मान लो 100% बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, वहां पे जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं 20th फ्लोर 30th फ्लोर 30th फ्लोर तक है, तो जो बेस है उसको बनाने में अप्रोक्सीमेटली 30% टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कंप्लीट बिल्डिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जितनी मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है दैट रिक्वायर्ड अ वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन। यहाँ पे भी अगर आपको अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अच्छे लेवल पे अगर आपको फिजिक्स समझना है, इन दैट केस यू रिक्वायर्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन। तो ये सारा मैं आपका फाउंडेशन यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये आपको कैसे हेल्प करेंगे वो बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि आप उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ के विजुलाइज कर पाओगे कि इसमें एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है और इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पाते उसमें करना क्या है। ये सारा जो फाउंडेशन है वो इसीलिए है कि आप अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर पाओ, वो सारी चीजें आपको समझ में आए। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी जो इफेक्ट है उसको समझते हैं कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपने देखा होगा बलून्स है, बलून्स आपने देखा होगा, बलून्स इन्फ्लेटेड बलून्स है, उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे बलून्स है, इन्फ्लेटेड बलून्स है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट केवल मूव करेगा या स्टॉप हो जाएगा या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, केवल यही नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो ये वाला केस पॉसिबल हो सकता है, लाइक उसका शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसा कि अगर यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने स्टील का आपको क्या है स्केल है, उसको मैं फोर्स अप्लाई किया, वो क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रबड़ बैंड है, ठीक है, रबड़ बैंड है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेचिंग से क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है
कि आपका जैसे आपने देखा होगा स्माइली बॉल, ठीक है, सॉफ्ट स्माइली बॉल है, उससे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वही हो रहा है कि दोनों डायरेक्शन से क्या है, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेमन है, लेमन में भी क्या है, हम लोग स्क्वीज करते हैं, हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, सारे डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, लेमन का शेप चेंज हो जा रहा है। तो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑब्वियसली विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, with the application of force we can change the shape of an object. So with the application of force we can change the shape of an object. मैंने वहां पे भी लिखा है कि force can change the shape and size of an object. ऑब्वियसली ट्रू है। तो अगर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा कि फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। इतने सारे एग्जांपल्स हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और भी आप इसको अगर आपको ट्राई करना है, आपको और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा आप जब भी इधर उधर आप मूव कर रहे हो, अभी जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप यूज करो। जो भी चीजें आप देख रहे हो उसमें आइडेंटिफाई करो कि ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई हो रहे हैं क्या। तब फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब है, तब एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आपको फिजिक्स आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, सिर्फ यहां जो बताया गया वो चीजें अप्लाई कर रहे हो तो उसका मतलब आपको समझ नहीं आया। आप इसके अलावा कहीं और अप्लाई कर रहे हो तब उसका मतलब है कि आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है, आपका इमेजिनेशन डेवलप होगा, आपका जो माइंड है वो और ज्यादा ओपन होगा। ठीक है, तब आपका इंटरेस्ट क्लियर और ज्यादा क्रिएट होगा इस सब्जेक्ट्स को लेके। ठीक है, जब आप कोई चीज ऐसा हो रहा होगा आपके सामने और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन कर दिया कि वो चीज क्यों हो रहा है, समझ में आ गया, तब एक्चुअल मतलब है कि आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप समझो, और ये सारी चीजें बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के पीछे ही एक मोटिव है, दैट यू शुड इंप्रूव योर नॉलेज लेवल। और उससे क्या होगा कि आप अपने उस नॉलेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड, उसको आप अगर एक्सप्लेन कर पाओ तो क्या होगा, आपका जो नॉलेज लेवल है वो इनहेंस होगा और बड़ी से बड़ी कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। तब आपके लिए फिजिक्स क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स आप अगर देखें, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपके लिए टफ नहीं होगा। ओके, तो अगर हम लोग देखें नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इन शॉर्ट में सारे को कंक्लूड करूं, जो भी हमने यहाँ पे इफेक्ट्स को देखा, तो फर्स्ट फोर जो है, फर्स्ट क्या था कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट मीन्स फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या था, थर्ड क्या था आपका, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड फोर्थ क्या था, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि फोर्स कैन, फर्स्ट फोर जो है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, चारों का मतलब यही है, चारों में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इन शॉर्ट कंक्लूड करने के लिए, ठीक है, दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड जो फिफ्थ वाला है उसमें क्या हो रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसी को मैं यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा हूं, जो हमारा कंक्लूजन है यही दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यही दो है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कंक्लूड हम लोग यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जाम्स में अब ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको क्या है,
अगर आप भूल भी रहे होंगे स्टेटमेंट को तो भी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ये सारे विजुअल्स आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये सारा आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज फॉर्म में पढ़ो, इमेज फॉर्म में पढ़ो। इमेज फॉर्म में पढ़ोगे तो आप कॉन्सेप्ट अगर भूल भी रहे होगे एग्जाम में या कहीं पे भी, तो आप विजुअल्स आपको हेल्प करेंगे टू मेमोराइज, टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, दिस काइंड ऑफ विजुअल्स इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग आवर स्टडीज। और ऐसे ही पढ़ा जाता है एग्जैक्टली कि आप इसको रिलेट करो, विजुलाइज करो, रियल लाइफ से रिलेट करो, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए इस टाइप की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। कि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आप उसको अप्लाई करना कैसे करना है इसको भी आप सीख रहे हो। तो जब दोनों चीजें साथ में होंगी तो उसका लेवल ही अलग हो जाएगा, फिर आप उसको कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं कि लेट अस सपोज देयर इज ए ब्लॉक। क्या है? एक ब्लॉक है। ठीक है, सरफेस पे है आपका एक ब्लॉक, और यहां पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। लेट अस सपोज मैंने आपको बताया कि यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। लेट अस सपोज यहां पे हमने क्या फोर्स अप्लाई किया है, 5 न्यूटन, और यहां पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया दैट इज 2 न्यूटन। तो यहां पे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा कि दोनों डायरेक्शन से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे वो क्या है, सेम नहीं है। दोनों डायरेक्शन से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है, सेम नहीं है। और नीचे यहां पे अगर मैं मान लूं कि आपको जो सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। जो सरफेस क्या है वो फ्रिक्शनलेस है, यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर आपका जो सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। क्लियर? अगर आपका जो सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तो इन दैट केस क्या होगा, यहां पे फोर्स 5 न्यूटन है, यहां पे फोर्स क्या है, 2 न्यूटन है। तो आप ये सोच के देखो, यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रांग आदमी धक्का दे रहा है, यहां से कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो धक्का दे रहा है। तो आपको यहां से क्या समझ में आएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से क्या है, ज्यादा फोर्स लग रहा है और इधर रजिस्ट करने वाला कम है। इधर से बहुत फोर्स वाला आदमी धक्का दे रहा है और उधर से कोई छोटा सा बच्चा धक्का दे रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ऐसा जब सिचुएशन आता है कि ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट है किसी डायरेक्शन से, दोनों मतलब हर एक डायरेक्शन से जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्या है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि 2 डायरेक्शन है, अभी मैं हम लोग सारे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, 2 डायरेक्शन समझ लो, फिर हम लोग उसको इंक्रीज करेंगे, 3 डायरेक्शन 4 डायरेक्शन की बात करेंगे। तो अभी 2 डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स ज्यादा है, और इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, कम है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ऐसे सिचुएशन में इस टाइप ऑफ फोर्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, और अगर मैं यहां पे फोर्स कैलकुलेट करूं, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करूं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पे नेट फोर्स कैलकुलेट करूं, मींस नेट फोर्स का मतलब क्या है कि ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 5 न्यूटन और 2 न्यूटन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन। 3 न्यूटन का फोर्स क्या होगा, राइट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और वो 3 न्यूटन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, जो कि क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स हो। ठीक है, अब नेक्स्ट केस भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपने 2 फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे दोनों लोग सेम कैपेसिटी के लोग हैं, यहाँ पे इसने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इसने भी क्या कर दिया, 10 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई किया। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन में दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स है और यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस और नहीं है किसी साइड से। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों साइड से लग रहा है,
दोनों डायरेक्शन से दोनों लोग क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इधर से भी और उधर से भी लगा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो नेट फोर्स आएगा, यहां पे जो नेट फोर्स आएगा अगर आप देखेंगे तो 10 न्यूटन इस साइड से, 10 न्यूटन अपोजिट साइड से, क्या हो जाएगा 0 न्यूटन। तो जो आपका बैलेंस फोर्स होगा, जो बैलेंस फोर्स होगा हमेशा उसमें जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। और जो अनबैलेंस फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स की सिचुएशन आएगी तो यहां पे जो नेट फोर्स आएगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये चीज आप ध्यान रखें, जिस सिचुएशन में आपका नेट फोर्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स दैट इज अ केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स। और ऐसा सिचुएशन जहां पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो दैट पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड व्हाट, बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों केस आपके सामने हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, दोनों सेम कैपेसिटी के लोग हैं, सेम कैपेसिटी के, यहाँ पे दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये 15 न्यूटन का ये भी अप्लाई कर, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 15 न्यूटन नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। यहाँ पे भी ये क्या है, 15 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, दोनों सेम कैपेसिटी के लोग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस फोर्स है, ठीक है। और बैलेंस फोर्स जब भी होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, रेस्ट में होगा। और जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जब बैलेंस फोर्स लग रहा हो तो रेस्ट कंडीशन में ही हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे वो मोशन में भी हो सकता है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट नहीं हुआ, बट इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। समझ में आप आ गया यहां तक। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहां से फोर्स तो लग रहा है, यहाँ पे अगर मान लो दोनों 10 और 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, एक जो है इधर से 10 न्यूटन और यहां से एक दूसरा ये भी क्या है 10 न्यूटन या 15 न्यूटन, तो यहाँ पे नेट जो है और इधर से रजिस्ट करने वाला क्या है, कोई नहीं है, 0 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। और ये क्या कैसा केस है, अनबैलेंस, ये कैसा केस है, अनबैलेंस सिचुएशन है। और यहाँ पे अगर आप देखें, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, 15 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन। मैंने यही बताया था आपको कि जब बैलेंस सिचुएशन आएगा तो वहां पे हमेशा जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10 और माइनस 0 का मतलब ही नहीं है, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो आपका जो नेट फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसे सिचुएशन हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। तो ऐसे जितने भी केस आपके सामने आए जहां पे क्या हो जाए, नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, दैट पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड बैलेंस सिचुएशन, बैलेंस फोर्स। अगर आपका जो नेट फोर्स है अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो यहां पे आई होप ये पर्टिकुलर केस है टग ऑफ वॉर। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, 300 न्यूटन इधर लग रहा है, 300 न्यूटन अलग रहा है। तो यहाँ पे जो अगर ये मिडिल पोजीशन है ये क्या होगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। तो ये कैसा केस होगा, इस केस में दोनों डायरेक्शन में इधर भी 300 लग रहा है न्यूटन और इधर भी क्या लग रहा है 300 न्यूटन। ये केस क्या है, ये कैसा केस है, बैलेंस फोर्स का सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर आप देखें, इससे जस्ट नीचे ही देखें आप, यहाँ पे क्या लग रहा है 300 न्यूटन और यहाँ पे क्या लग रहा है 100 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में क्या है, कम फोर्स है, तो यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन लग रहा है और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है 300 न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे नेट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 300 क्या हो जाएगा 0 न्यूटन।
मैंने आपको बताया था कि जब आपका जीरो आ जाएगा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वो बैलेंस सिचुएशन आ जाएगा, जो कि जीरो आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या आ रहा है, देखो आपका है 300 माइनस 100 क्या आ रहा है, 200 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन। क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज अ डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस। तो ये सब चीजें एक्सप्लेन करने का मतलब यही था कि आपको ये समझ में आया कि जहां पे भी ऐसा केस आ जाए जहां पे नेट फोर्स जीरो है, दैट मीन्स दैट इज अ केस ऑफ बैलेंस फोर्स, और जहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, सो दैट इज द केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स। ओके, यहां पे अगर आप देखें, यहां पे जो ये फुटबॉल है ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ऊपर ये नीचे क्या है, इसका वेट एक्ट कर रहा है, और ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ न्यूटन का है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं बता दूं कि इसका जितना वेट होगा क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ही उतना एक्ट करेगा। तो ये क्या है, अगर आप नेट फोर्स देखेंगे यहाँ पे नेट फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ, जिस भी सरफेस पे रखा हुआ है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स जो लगता है। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर लग रहा है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है ये जितना है, लेट अस सपोज ये 100 न्यूटन है, ये भी क्या होगा 100 न्यूटन ही होगा। 100 माइनस 100 क्या है, ये जीरो है। ये क्या है, बैलेंस सिचुएशन में है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक आई होप आपको ये इस चीज का डाउट नहीं होगा कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। ठीक है, यहां पे आई होप किसी को ऐसा डाउट नहीं होगा कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। बट इवन दो अगर किसी को डाउट है तो मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूं यहाँ पे आपके सामने कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही फोर्स हो, कैसे भी पुश और पुल कोई भी हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं। लेट अस सपोज ये 10 न्यूटन है और ये भी क्या है 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है और ये भी क्या है 5 न्यूटन है। तो इन दोनों केस में जो नेट फोर्स है, काफी मैं कैलकुलेट कर चुका, आई होप आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पे 10 माइनस 10 इक्वल एंड अपोजिट है, तो 10 माइनस 10 जीरो, यहाँ पे 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे क्या है 0 न्यूटन है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है 0 न्यूटन है। तो ये कैसा कैसा केस हो जाएगा, बैलेंस फोर्स। ठीक है, और यहीं पे अगर ऐसा केस आ जाए कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, या यहाँ पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है नेट फोर्स, यहां पे नेट फोर्स क्या है 5 माइनस 1 विच इज 5 माइनस 1 विच इज 4 न्यूटन, और ये क्या है लेफ्ट डायरेक्शन। इन दोनों केस में अगर आप देखें, इन दोनों केस में जो नेट फोर्स है वो क्या है जीरो नहीं है। तो ये कैसा सिचुएशन हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स का सिचुएशन हो जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब सिचुएशन कैसा भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन कुछ ऐसा है
ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, चारों डायरेक्शन से फोर्स लगा। लेट अस सपोज कि यहाँ पे क्या है 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है। इन चारों डायरेक्शन से अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है 10 और 10 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो क्या है 0 है, 10 माइनस 10। वर्टिकल डायरेक्शन में 10 नीचे है 10 ऊपर है, तो नेट फोर्स क्या है 0 है। तो नेट फोर्स इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 न्यूटन है। तो क्या हो जाएगा ये बैलेंस फोर्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैलेंस फोर्स तभी होगा जब सिर्फ दो ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। अगर मैं अनबैलेंस फोर्स का देखूं, अनबैलेंस फोर्स अगर आप देखेंगे तो यहां पे मान लो आपका लग रहा है 10 न्यूटन और यहां पे बाई चांस लग गया 10 न्यूटन। अब आप देखेंगे ऊपर नीचे को भी, अगर यहाँ पे लग रहा है 15 न्यूटन और यहाँ पे क्या लग गया 2 न्यूटन, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स तो क्या है इक्वल है, ऑपोजिट है। वो तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है 0 है, बट नेट वर्टिकल फोर्स को आप देखोगे तो वो 0 नहीं है। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है 0 है, बट नेट वर्टिकल फोर्स 0 नहीं है। वो कितना है 15 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 13 न्यूटन। तो यहां पे क्या है आपका हाँ, तो यहां पे क्या है आपका, यहां पे क्या है आपका, अगर आप यहां पे देखेंगे यहां पे तो नेट फोर्स अगर आप देखेंगे, क्योंकि नेट फोर्स सबका एक साथ होता है, पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे एक साथ। तो यहां पे जो नेट फोर्स है इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा केस है, ये वाला कैसा केस है आपका अनबैलेंस फोर्स का, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स का केस है। तो आई होप अगर आपको पहले कुछ डाउट रहा होगा तो यहां पे सारा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पे। लेट अस सपोज अभी वही न्यूमेरिकल है, एक बार दोबारा से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि अगर फिर भी कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो यहाँ पे हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे आपका 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में आपका 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन। सो ऑब्वियसली ये कैसा केस हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। कैसा केस हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स का। नेक्स्ट केस है, मान लो ऐसा हो जाए कि ये 50 न्यूटन है और ये देखो जरूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल में, इसको आप वर्टिकल में भी ले सकते हो, ठीक है, वर्टिकल में भी आप ले सकते हो। लेट अस सपोज कि ये क्या है 50 न्यूटन है और इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे क्या था, एक इधर से था इधर से था, अब मैं इस डायरेक्शन से कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन में आप लिख सकते हो राइट डायरेक्शन। इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, डायरेक्शन लिखना जरूरी है फोर्स के साथ। यहाँ पे क्या है 2 न्यूटन, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 52 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट केस है यहाँ पे, अगर हम लोग नेक्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे नेक्स्ट केस को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ओके, नेक्स्ट केस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे
तो नेक्स्ट केस जो है यहाँ पे लेट अस सपोज कि आपका फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है, मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहा हूं कि लेट अस सपोज ये 100 न्यूटन है और यहाँ पे ऐसे लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। तो इस केस में आपका जो हो जाएगा, ये मैं सारा मोस्टली बैलेंस अनबैलेंस केस का मैं करा रहा हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अनबैलेंस है, यहाँ भी नेट फोर्स क्या है, जीरो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस फोर्स भी इजी है, यहाँ पे अगर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैलेंस। नेक्स्ट वाला हम लोग कर लेंगे बैलेंस फोर्स का। तो यहाँ पे ऐसा है, लेट अस सपोज कि ये ऐसा केस हो जाए, यहाँ पे 10 न्यूटन और यहाँ पे क्या है आपका 2 न्यूटन, ठीक है। अब आप देखिए, पहले मैं एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूं आपसे, ये 10 और 20 और 10 क्या है, नेट फोर्स क्या है 30 न्यूटन है। तो ऑब्जेक्ट जो मूव करने की कोशिश करेगा किधर करेगा, इधर करेगा, और अनबैलेंस फोर्स ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, इधर 50 लग रहा है, इधर 2 लग रहा है, तो 50 + 2 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव किधर करेगा, तो जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल फोर्स हैं और यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना, हॉरिजॉन्टल 10 और -2, क्योंकि ये 10 राइट डायरेक्शन में है और ये क्या है, लेफ्ट में है, तो 10 - 2 विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन, 8 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन, ओके। और नेट वर्टिकल फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, अगर आप देखें 100 न्यूटन डाउनवर्ड और 20 न्यूटन अपवर्ड, तो क्या हो जाएगा 100 - 20 विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन, ठीक है, 80 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे देखिए दोनों अपवर्ड मींस लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मींस हॉरिजॉन्टल फोर्स भी अनबैलेंस है और वर्टिकल फोर्स भी अनबैलेंस है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा ऑब्जेक्ट पे कि वर्टिकल फोर्स ऐसे लग रहा है, दैट इज ऑफ हाउ मच 80 न्यूटन, 80 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स लग रहा है और हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लग रहा है नेट, नेट को मैं बस यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा ये 8 न्यूटन का। तो ऑब्जेक्ट को राइट डायरेक्शन में भी धक्का दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है और ऊपर से भी, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो मैं केस ले रहा हूं यहाँ पे, ये मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूं, आप इसको लिख लेना, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं जिससे कि मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं दोबारा, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके आप ऑब्वियसली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग ये तीनों जो केसेस थे क्या थे, अनबैलेंस फोर्स का सिचुएशन था। यहां पे मान लो आपका क्या है 100 न्यूटन लग रहा है, इधर से क्या है 100 न्यूटन का लग रहा है, इधर से क्या है 5 न्यूटन का लग रहा है, इधर से क्या है 5 न्यूटन का लग रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा 100 - 100 विच इज इक्वल टू 0 न्यूटन, एंड नेट वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा 5 - 5 विच इज 0 न्यूटन, ठीक है। दैट मीन्स नेट हॉरिजॉन्टल एंड नेट वर्टिकल फोर्स क्या है
0 है। सो दिस इज द केस ऑफ बैलेंस फोर्स। तो आई होप अभी तक जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट किए हैं, बैलेंस मीन्स जितने भी हम लोग यहाँ पे केसेस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का जितना भी हम लोगों ने इमेज के फॉर्म से उसको समझने की कोशिश किया है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, बट इसको हम लोग इसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।